पार्ट में हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। किस तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है, उसमें चेंज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला है सिंपल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट के दोनों हाउस अगर किसी बिल को सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कर दें तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकता है। कुछ आर्टिकल्स में इस तरीके के प्रोविजंस हैं कि सिंपल मेजोरिटी से उनमें चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड है स्पेशल मेजोरिटी से, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउस अगर स्पेशल मेजोरिटी से किसी बिल को पास कर दें तो उन आर्टिकल्स में चेंज हो सकता है। ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 368 के स्कोप में आएगा ये। इसके अलावा थर्ड है दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, कम से कम हाफ स्टेट्स के द्वारा ये रेक्टिफाइड होना चाहिए। ये भी 368 आर्टिकल के तहत आएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल मेजोरिटी से के बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो आर्टिकल्स हैं उनमें सिंपल मेजोरिटी से चेंज लाया जा सकता है। ठीक है, और ये जो चेंज जो लाया जाएगा, जो सिंपल मेजोरिटी से जो भी अमेंडमेंट होंगे वो आर्टिकल 368 के स्कोप से बाहर होंगे, वो आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम जैसे लोकसभा का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। प्रेजेंट में जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो कितनी है? 545, मैक्सिमम 552 हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट में जो है वो 545 है। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी क्या होगी? मेजोरिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड वोटिंग। ठीक है, किसी भी जिस दिन ये बिल पास किया जाना है उस दिन जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और वो वोट करेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको किस तरीके से। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि 545 मेंबर हैं टोटल लोकसभा में। ठीक है, और उस दिन मान लीजिए 480 मेंबर जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अटेंड करते हैं हाउस को, और 12 मेंबर ये डिसाइड करते हैं कि वो वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स कितने हुए फिर? 468 मेंबर्स हुए। तो इनकी मेजॉरिटी जो होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये बिल पास होगा। तो इनकी मेजॉरिटी कितनी हुई? 234 प्लस 1, हाफ प्लस 1। तो हाफ कितना हुआ? 234 और प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 235 वोट्स अगर फेवर में हो जाते हैं, ठीक है, उस बिल के फेवर में अगर वोट हो जाते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस दिन भी वो बिल पास किया जाना है, वोटिंग होनी है, उस दिन मान लीजिए 545 टोटल मेंबर में से 480 मेंबर हाउस में आते हैं। ठीक है, 12 मेंबर ये डिसाइड करते हैं कि वो वोट में हिस्सा नहीं लेंगे, वो वोट नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल जो मेजॉरिटी होगी वो मानी जाएगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होगी वो कितनी होगी? 468। अब 468 की मेजॉरिटी क्या हुई? वो हुई हाफ प्लस 1। हाफ प्लस 1 234 प्लस 1। तो इस तरीके से 235 अगर मेंबर्स अगर वोट कर देते हैं फेवर में तो वो बिल पास हो जाएगा। तो देखिए, वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें चेंज किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी से। तो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, आर्टिकल 2 में आता है। और किसी भी नए राज्य का जो है एंटर कराना हो, ठीक है, एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट करना हो। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, जो भी स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज किसी की कम करनी है या बढ़ानी है। ठीक है,
तो ये पार्लियामेंट कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी से, इसमें चेंज कर सकती है। किसी भी स्टेट का नाम बदलना हो, ठीक है, तो ये सब सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। इसके अलावा एबोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स में, जिन स्टेट्स में दो हाउस हैं, ठीक है, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी में होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन भी स्टेट्स में है, ठीक है, जिन किन स्टेट्स में आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर क्रिएट करना हो या एबोलिश करना हो तो ये सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है। इसके अलावा सेकंड शेड्यूल में जो दिया गया है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस, इनके जो एमोलमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, इनमें कोई अगर चेंज करना हो, ठीक है, तो वो भी सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट का जो quorum है, ठीक है, कितने मेंबर्स कम से कम होने चाहिए पार्लियामेंट का सेशन चलाने के लिए, उसमें भी बदलाव किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी से। इसके अलावा रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो रूल्स और प्रोसीजर हैं उनमें भी चेंज किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी से। इसके अलावा जो एमपीज हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी सैलरीज और अलाउंसेस में चेंज लाया जा सकता है। इसके अलावा प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज़, ठीक है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज हैं, उन या जो कमिटीज़ हैं, ठीक है, उनके जो विशेषाधिकार हैं, उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उनमें भी चेंज लाया जा सकता है। इसके अलावा यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये कितने होने चाहिए या इनमें इनके नंबर्स को लेकर, ठीक है, ये भी बढ़ाए जा सकते हैं जैसे डिमांड होगी। इसके अलावा कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ाने के संबंध में भी सिंपल मेजॉरिटी से चेंज लाया जा सकता है। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर, इसके अलावा सिटीजनशिप किसी की जो है टर्मिनेट करनी है या सिटीजनशिप देनी है, तो ये सब जो है चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी बार अमेंडमेंट हो चुका है, अभी भी गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है, जिसके लिए जो विवाद काफ़ी हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, इसमें भी चेंज लाया जा सकता है। जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेटर लेजर्स के, ठीक है, राज्यों के विधान सभाओं के, उनमें। इसके अलावा डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो डेलिमिनेशन है, ठीक है, उसमें उनका जो क्षेत्र है ना, जो परिसीमन है, उसमें भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, जैसे जो एरिया है जिसको किस एरिया में कितने एमपी होंगे, ठीक है, या एक एमपी के दायरे में कितना क्षेत्र आएगा, उसमें जो है उस एरिया को बढ़ाना है या कम करना है, ये पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें चेंज लाया जा सकता है। फिफ्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन को लेकर कोई नया रूल्स लॉ बनाना है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है। इसके अलावा सिक्स्थ शेड्यूल में जो बातें दी गई हैं, ठीक है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और जो ट्राइबल एरियाज़ को लेकर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़, जो ट्राइबल एरियाज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी जो है संसद कानून बना सकती है, सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकती है। तो ये जो भी हमने बातें की
इनमें सिंपल मेजॉरिटी से चेंज लाया जा सकता है, इसके लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी की, और ये जो चेंज होंगे ये आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आएंगे, 368 से बाहर होंगे। सिंपल मेजॉरिटी से इनको सरकार या कह सकते हैं पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकती है। अब हम समझ लेते हैं सेकंड अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, जिन आर्टिकल्स में स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू अमेंडमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए स्पेशल मेजॉरिटी क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी में दो बातें शामिल होंगी, एक तो मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी क्या है ये, डेट इज मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स। ठीक है, टोटल मेंबर्स के का 50% +1 ये होना चाहिए। ठीक है, बाय नोट लेस देन, सेकंड क्या है, सेकंड जो कंडीशन है, बाय नोट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और वोट करते हैं उस दिन, उसका 2/3 मेंबर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है। ठीक है, तो ये जो मेजॉरिटी है ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, टोटल मेंबर से क्या मतलब है, टोटल मेंबर्स मीन्स उस हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं। जैसे कि लोकसभा की अगर हम बात करें तो 545 टोटल मेंबर हैं, तो 545 की जो मेजॉरिटी होगी तो कितनी होगी, 274। ठीक है, अब उस वो मेजॉरिटी एक तो फुलफिल होनी चाहिए, उसके अलावा जितने लोग उस दिन प्रेजेंट हैं उनका 2/3 फेवर में होना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए देखिए लोकसभा की बात कर लेते हैं हम। टोटल मेंबर है 545 लोकसभा के, और उसमें से अगर मान लीजिए 480 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट होते हैं, उस दिन हाउस में आते हैं। ठीक है, तो 480 मेंबर्स वोट करते हैं, सभी वोट में हिस्सा लेते हैं, तो 2/3 मेजॉरिटी कितनी होगी, 2/3 कितना हुआ 480 का, 320, 320। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है ये, सेकंड कंडीशन कह रहा है मेजॉरिटी की, मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो वो कितनी हुई, प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, लोकसभा की बात कर रहे हैं 545, 545 की जो मेजॉरिटी हुई वो कितनी हुई, हाफ +1 274। ठीक है, मेजॉरिटी हुई, तो इसके लिए कितनी वोट की ज़रूरत हमको पड़ेगी बिल पास करने के लिए, 320, 320 वोट अगर फेवर में हो जाते हैं तो ये बिल पास हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए उस दिन टोटल मेंबर में से 480 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पूरी हो रही है, जो हम कह रहे हैं कि टोटल हाउस का कम से कम 50% +1 तो उस दिन वोट करने के लिए आना ही चाहिए। ठीक है, 274 मेंबर से अगर उस दिन कम आते, 273 आते, तो उस दिन ये प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, इस पर वोट नहीं होगी। कम से कम इतने मेंबर तो आने ही चाहिए, और फिर जितने मेंबर आएंगे, जितने भी वोट करेंगे, ठीक है, वो उसका फिर 2/3 होना चाहिए। जैसे कि 480 मेंबर आए टोटल उस दिन, और उनमें से सभी ने वोट में हिस्सा लिया, तो 2/3 कितना हुआ, 320। तो 320 यहाँ पर जो है वोट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस बिल को पास कराने के लिए, क्योंकि इससे फिर क्योंकि ये वाली कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 320 वोट्स में से ये कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है, फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्पेशल मेजॉरिटी से बिल जो पास हो सकता है, तो वो है फंडामेंटल राइट। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंजेस अगर लाना है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए हैं, उनमें भी कोई बदलाव अगर लाना है तो ये भी इसी तरीके से होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। इसके अलावा ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज,
फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, जिसमें सिंपल मेजोरिटी की जो हमने बात की, जिनमें अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। अगर उस लिस्ट में अगर वो सब्जेक्ट नहीं आते हैं तो इसी के थ्रू होंगे। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी के बारे में अब हम बात करेंगे, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स शामिल हैं। अगर उस कैटेगरी में वो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, इन दोनों कैटेगरी में से अगर कोई वो सब्जेक्ट जो इनमें नहीं आते हैं फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में, तो वो सेकंड कैटेगरी, इसके अकॉर्डिंगली वो उनमें अमेंडमेंट होगा। सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी से उनमें अमेंडमेंट होगा। देखिए, अमेंडमेंट का जो थर्ड मेथड है उसमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इसके अलावा कंसेंट ऑफ स्टेट्स। इसमें तीसरे वाले जो तरीका है, इसमें जो मेजोरिटी है जिसकी अभी हमने बात की थी सेकंड तरीके में, जो सेकंड मेथड था, वो एक तो शामिल होगा। इसके अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा जो बात जुड़ गई है वो है कंसेंट ऑफ स्टेट्स। इसमें स्टेट्स की कंसेंट की भी ज़रूरत होगी, कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं। तो देखिए, ऐसे कौन से प्रोविज़न हैं जिनमें स्टेट्स की कंसेंट की ज़रूरत भी होगी। पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी, इसके अलावा कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट की भी ज़रूरत होगी। तो वो जो प्रोविज़न है वो होंगे फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अगर कोई अमेंडमेंट जो किया जा रहा है, अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला है, ठीक है, अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर है, इससे अगर राज्यों पर भी अगर प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसा जो चेंज है, ऐसा जो अमेंडमेंट है, उसको ये जो थर्ड मेथड है इसके दायरे में लाया जाएगा। ये भी आर्टिकल 368 के तहत ही आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो क्या कहते हैं, हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट चाहिए। पहले क्या होगा, पहले तो दोनों ही हाउस से अलग अलग, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, दोनों से ही अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल पास होना चाहिए। इसके बाद दोनों ही हाउस से पास होने के बाद वो स्टेट्स के पास जाएगा, और कम से कम हाफ स्टेट्स अगर उसको रेक्टिफाइड कर देते हैं तो वो बिल उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद इस पर ये बिल जो है पास हुआ मान लिया जाएगा, ये संशोधन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो जीएसटी भी जो बिल था वो इसी तरीके से अमेंडमेंट हुआ था। उसमें जीएसटी बिल जो पास हुआ था उसी तरीके से था। इसमें दोनों हाउस का जो है पहले स्पेशल मेजॉरिटी, उसके बाद में वो स्टेट्स के पास गया था। स्टेट्स से रेक्टिफाइड होने के बाद, स्टेट्स के द्वारा पास करने के बाद प्रेसिडेंट के साइन इस पर हुए थे। देखिए, एक बात और है इसमें, जो स्पेशल मेजॉरिटी की अभी जो हमने जो बात की, इसमें एक बात और है, इसमें पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें जॉइंट सेशन के नहीं होगा। दोनों ही हाउस से अलग अलग बिल को पास करना जरूरी है। राज्यसभा से भी अलग से पास होगा और लोकसभा से भी अलग से पास होगा। उसके लिए जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है स्पेशल मेजॉरिटी के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा ये फॉर्मेलिटी जो है ये कंप्लीट हो जाती है अगर हाफ स्टेट्स अगर इस पर साइन कर देते हैं, इसको रेक्टिफाइड कर देते हैं, इसको कंसेंट कर देते हैं, तो ये इसको जो है पास हुआ मान लिया जाता है। अगर वन स्टेट या से ज़्यादा स्टेट या बाकी के स्टेट जो भी बच गए हैं, आधे स्टेट जो भी बच गए हैं, अगर वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इसके लिए स्टेट्स को जो है कोई जो टाइम बाउंडेशन नहीं है कि स्टेट्स इतने टाइम के अंदर अंदर सेंटर को वापस करेंगे। इसके लिए कोई ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो देखिए, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें चेंज लाया जा सकता है। ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये जो तीसरा वाला मेथड है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं देख लेते हैं उन सब्जेक्ट्स को। तो देखिए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर्स।
ठीक है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके मेथड में, या उनका जो इलेक्शन है उसमें अगर कोई चेंज लाना है तो इसी अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, ये वाला जो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ये इसी मेथड से इसमें चेंज लाया जा सकता है। इसके अलावा एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, अगर यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है या स्टेट्स की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उनका एक्सटेंड अगर करना है, उनका विस्तार अगर करना है, तो इसी तरीके से अगर इसमें जो चेंज लाया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फंक्शनिंग पावर्स को लेकर अगर कोई चेंज लाना है तो यही मेथड अप्लाई होगा। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, स्टेट्स और यूनियन के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसमें कोई चेंज लाना है वो भी इसी मेथड से ही चेंज होगा। इसके अलावा एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवन्थ शेड्यूल में जो 3 जो लिस्ट दी गई है, कौन कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों में अगर कोई चेंज लाना है, कोई सब्जेक्ट अगर घटाना है, बढ़ाना है, या फिर दूसरी लिस्ट में उसको डालना है किसी सब्जेक्ट का को, तो वो भी इसी तरीके से चेंज होगा। क्योंकि ये देखिए, ये सारे जो भी चेंजेस हैं ये सब फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने वाले हैं, पर इनके चेंजेस से स्टेट्स पर भी फ़र्क पड़ता है, तो फिर स्टेट्स के कंसेंट की यहाँ पर ज़रूरत होगी। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है, पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का, उसमें कोई चेंज लाना है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, ठीक है। पार्लियामेंट को जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की, उसमें कोई चेंज लाना है। ये आर्टिकल 368 जिसकी हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 368 की ही बात कर रहे हैं हम, जिससे ये चेंज जो है लाए जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, जो हम चेंज की बात कर रहे हैं। तो अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो उसके लिए भी मेथड यही होगा, ठीक है। तो ये तीसरा वाला मेथड है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जीएसटी बिल पास कराने में, इसीलिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से अगर जो भी फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने वाले जो भी प्रोविज़न होंगे उनको जो है इस तरीके से चेंज किया जाएगा।